लेट अस सी दिस चैप्टर। इंटरनल सिक्योरिटी के इशू से मतलब यूपीएससी जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछेगी तो वो तुझसे क्या पूछेगी भाई? वो तुझसे इश्यूज पूछेगी, है ना? इश्यूज पूछेगी। और इश्यूज कहाँ पे थे? पहला इशू हमने देख लिया जो कि था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में। अगला इशू हम कहाँ पे देखेंगे? नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। इसके अंदर ना आप ये देखोगे कि यूपीएससी ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं लेती, लेकिन आपको ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना होता है। और ये जो पीडीएफ है ना, इन पीडीएफ्स के थ्रू आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। कुछ हीटेड लोकेशंस होती हैं जिनके बारे में आपको देखना है, जैसे कि नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और अभी अभी गर्म होता हुआ आसाम। बस आपने अगर इतना कर लिया तो लार्जली आपका नॉर्थ ईस्ट कवर हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही। अरुणाचल प्रदेश शांत रहता है, त्रिपुरा शांत रहता है, मेघालय शांत रहता है। बस कभी कभी मेघालय और आसाम की बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाते हैं, बट मेघालय इज ऑल्सो ऑल्सो लार्जली पीसफुल। तो इसलिए हमको बस आसाम, नागालैंड, मणिपुर, इनके अंदर इंसर्जेंसी जो हो रही है उसकी हिस्ट्री और उसका क्या फ्यूचर है वो आपको देखना होता है। ठीक है, और वेरियस कमिटीज की रिकमेंडेशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड एआरसी ने क्या कहा था? सेकंड एआरसी ने ये कहा था, द नॉर्थ ईस्ट एग्जेम्प्लीफाइज द स्टेट ऑफ स्टेबल एनार्की वेयर द रूल ऑफ लॉ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ओवरथ्रोन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ऑर्डर टू फर्दर द पार्टी और द पर्सनल। भाई, इससे प्यारा इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता नॉर्थ ईस्ट के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सवाल आएगा, आप यही लिख देना कि as according to second ARC, the Northeast exemplifies the state of stable anarchy, where the rule of law and other institutions of administrations are overthrown either directly or indirectly, or uh, in order to further party और personal। तो देख रहे हो कि मतलब लोग अपने एजेंडा के लिए या फिर पार्टी के एजेंडा के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उठा के फेंक देते हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको बाईपास कर देते हैं। कोई भी इंट्रोडक्शन तू लिख रहा है, उसके अंदर अंदर अगर तूने सेकंड एआरसी की ये लाइन लिख दी तो भाई तेरा काम जो है वो आसान हो गया। लाइक यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। तो इसलिए इतना तो एटलीस्ट याद कर लेना कि अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी, नॉर्थ ईस्ट इट एग्जेम्प्लीफाइज, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट ऑफ स्टेबल एनार्की, कि वहां पे लोग जो होते हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं होता वहां पे, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली ओवरथ्रो कर दिया जाता है टू फर्दर पार्टी इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। बस। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का इशू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 475 एथनिक ग्रुप्स हैं, 400 से ज्यादा लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट बोली जाती हैं, और हर एथनिक ग्रुप का अपना इंटरेस्ट है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एथनिक ग्रुप अपने इंटरेस्ट को रीअसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंसर्जेंसी का तरीका उठाएंगे। इंसर्जेंसी क्या होता है? एक आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द established authority where those taking part in the rebellion are not recognized as, where those taking part in the मतलब ठीक है, मतलब इतना ही काफी है कि इंसर्जेंसी इज अ आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी। ठीक है, बस इतना इतना समझ में आया ना कि इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? दैट यू आर डूइंग अ आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है? डाइवर्सिटी ज्यादा है। किसकी? एथनिक एथनिक डाइवर्सिटी भी ज्यादा है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो कैसी हो पाएगी? कि एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट में चलेगी, जो कि कौन सी होगी? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड। सरकार को ये समझ में आ गया, इसलिए सरकार क्या लेकर आती है? सरकार यहाँ पे लेकर आती है सिक्स शेड्यूल एरिया, है ना? सिक्स शेड्यूल एरिया के नीचे इन लोगों ने क्या किया? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बिठा दिया ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बिठा दिया। क्यों? ताकि हर एक एथनिक ग्रुप जो कि न्यूमरस है ना, एक जिसका एक स्पेसिफिक नंबर है, वो क्या कर सके? अपने लोगों को एडमिनिस्टर कर सके। और वो क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री के बीच में रह के ही अपनी डिटर्मिनेशन करें, है ना? अपनी अपनी फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में रह के ही इमेजिन करें। तो सिक्स शेड्यूल एरिया, अभी आपको अब आप कहोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि लद्दाख लद्दाख भी सिक्स सिक्स शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। तो सिक्स शेड्यूल आया किस लिए था? ताकि ये जो इतनी डाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट की, इस नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दे सकें। ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना होता है। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इतना नाटक क्यों है ना? आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन भाई नॉर्थ ईस्ट में सच में नाटक है। मतलब जो सोल्जर्स आर्मी के हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में सर्व करके आए हैं, वो कहते हैं कि भाई जे एंड के में एक बेवकूफ आदमी आता है ना? जे एंड के में एक बेवकूफ आदमी आता है जिसका, जो कि गरीब है, पाकिस्तान में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आ जाता है। वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में भाई इनकी प्रॉपर आर्मी है।
नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप है इनकी प्रॉपर आर्मी है, इस आर्मी के अंदर रैंक होते हैं, इसी के साथ साथ इनकी सैलरी होती है और इसी के साथ साथ इनके अंदर प्रमोशंस भी होते हैं, है ना? मतलब प्रॉपर, मतलब एक एक पैरेलल पैरेलल मिलिट्री चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, और पैरेलल मिलिट्री से लड़ना डिफिकल्ट होता है। दैट इज वाई दे से कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को रोकना इट इज रियली अ टास्क। अब बात आती है कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है नॉर्थ ईस्ट की इस इंसर्जेंसी का। तो यहाँ पे कहते हैं कि हिल एरियाज थे पहले, है ना? तो इसको एक लूज फ्रंटियर एरिया की तरह ही सरकार गवर्न गवर्न करती थी, जो ब्रिटिश सरकार होती थी, है ना? तो इस लूज फ्रंटियर एरिया के अंदर ब्रिटिश सरकार अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखती थी और बाकी सब छोड़ देती थी। इसी के साथ-साथ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होता है, और आज अगर आप देखोगे तो 97% से ज़्यादा लोग नागालैंड के क्या हैं, क्रिश्चियन हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे उन लोगों ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से। इससे क्या हुआ, जो मेन स्ट्रीम इंडिया थी और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया थी, इनके अंदर कभी भी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं हुई। और क्योंकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं हुई, सबसे पहला जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम आई थी, राइट, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, तो जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर था वहाँ पे पाकिस्तान की वॉर थी 1948 की। और यहीं पे आप देखोगे कि 1948-49 के आसपास नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो बहुत सारी स्टेट्स हैं, वो क्या करेंगी, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन रीजन्स का नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या करा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमने देखा कि भाई लूज फ्रंटियर एरिया था ब्रिटिश हुकूमत के नीचे, फ्रंटियर, और इसी के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था इसको पॉलिटिकली इन लोगों ने आइसोलेटेड रखा, और यहाँ पे इन लोगों ने रिलीजियस कन्वर्जन भी करे। अब बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने फॉलो करा ट्राइबल पंचशील की पॉलिसी। ट्राइबल पंचशील को क्या कहते थे, ये कहते थे पॉजिटिव इंटीग्रेशन होगी, पॉजिटिव इंटीग्रेशन की मतलब जैसे कि मतलब हम पूरे के पूरे ट्राइबल एरियाज को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे और फिर वो हमसे जुड़ना चाहेंगे, समझ रहे हो? एक होता है फोर्स्ड इंटीग्रेशन, एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है कि मतलब आप कह लो कि आप फैसिलिटेट कर रहे हो इंटीग्रेशन की, विद टाइम एंड स्पेस जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो भी मेनलैंड इंडिया में जुड़ना प्रेफर करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो नेहरू जी की क्या थी, ट्राइबल पंचशील की पॉलिसीज थी, पॉजिटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको सिक्स शेड्यूल एरिया की बात करी, है ना? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज थे, तो वहां पे हमने सिक्स शेड्यूल एरिया की बात करी ताकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सके और इनके अपने लोग जो हों, है ना, सेल्फ गवर्नेंस, या फिर आप कह लो कि ऑटोनॉमी की बात हुई। ठीक है, ऐसे करके हमको लिखना है। अब अगर हम आगे चले तो हम देखते हैं कि भाई इनर लाइन परमिट होता है। ये इनर लाइन परमिट क्यों है? ये इनर लाइन परमिट है ताकि हम क्या कर सकें, जो इंडिजिनियस पीपल हैं मिजोरम के, नागालैंड के और अरुणाचल प्रदेश के, इनकी इंडिजिनियस पीपल की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो आज भारत की सरकार क्या कर रही है, वो स्टेप्स ले रही है ताकि इनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो सके। इसी के साथ साथ हमने एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अभी हम इंटरनल सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप कहाँ पे लिखते हो, ये सब कुछ आप लिखते हो किसमें, यू राइट इट इन दी सजेशन, या फिर आप ये लिखोगे स्टेप्स टेकन सो फार। तो उसमें आप लिखोगे सिक्स शेड्यूल एरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल दे दिया, आप लिखोगे इनर लाइन परमिट दिए ताकि जो इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसे बचाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हमने बनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की इमेंस इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, यूपीएससी में ये आपको जीएस 2 में पूछा जा सकता है ना? हम तो होलिस्टिक अप्रोच से फॉलो करेंगे, हम साइलो में क्यों पढ़े? तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इट इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको टी मिलेगी, तेल मिलेगा, जैसे डिग बॉय की ऑयल फील्ड हो गई। फिर उसके बाद लंबर मतलब वुड मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इमेंस हाइड्रो पावर जनरेशन का पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में, है ना? इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो भारत की कार्बन सिंक में हेल्प करता है, जिसमें कि भारत अपने जो एनडीसीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के नीचे उनको फुलफिल करने में नॉर्थ ईस्ट कंट्रीब्यूट करता है। भारत की जो कल्चरल डिप्लोमेसी होती है किसके साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, उसमें नॉर्थ ईस्ट जो है वो ब्रिज है। हम कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द ब्रिज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो हमारे लिए क्या है, ब्रिज है, किसके लिए, टू रीच द आसियान नेशंस। इसी में हमने क्या देखा, आईएमटी ट्राइलैटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि चलता है कहाँ से, मणिपुर से चलता है ना? तो ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों हुई, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी कैसी क्यों हुई? तो आप देखोगे कि आसाम के अंदर क्या होता है, उल्फा का राइज होता है। ये स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ये उल्फा बना लेते हैं।
उल्फा। ठीक है, ये उल्फा क्यों बनाते हैं? ये उल्फा एक मतलब बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब 1971 की वॉर होती है, तो 1971 की जब वॉर स्टार्ट होती है तो बहुत सारे बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं वो रेफ्यूज लेने के लिए आसाम में आ जाते हैं और आसाम में ये सेटल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो लोकल आसामी है उसको भाई उसको उसको इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी आए ये पॉलिटिकल असर्शन भी करेंगे, तो जो पॉलिटिकल राइट्स है उनको ये शेयर करना पड़ रहा है, इकोनॉमी शेयर करना पड़ रहा है। और आसाम की सोसाइटी में सडनली बंगाली भाषा के लोग ज्यादा हो गए और आसामी कम हो गए। तो आसाम को लगा कि ये इनकी इट इज अ थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी, है ना, इट इज अ थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी। और ये लोग जो है इन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट विंग बना लिया उल्फा। इनको जहां मुस्लिम दिखते थे पटक के मारते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इंसर्जेंसी क्यों हुई? इंसर्जेंसी हुई क्यों? क्योंकि माइग्रेशन की वजह से, रेफ्यूजी की माइग्रेशन बांग्लादेश से जो आ रहे थे उसकी वजह से आसाम में उल्फा बनी, ULFA उल्फा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी का एक कारण क्या था, कि आप देखोगे कि एथनिक वायलेंस बहुत ज्यादा थी, कि मतलब जैसे मैती कुकी को मार रहा है, कुकी मैती को मार रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्स खरीदने शुरू कर दिए। ठीक है, इसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो लो बच्चे क्या करेंगे भाई जब उनके पास ये सब नहीं है? तो दे विल टेक अप आर्म्स। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हुआ भाई, सोने पे सुहागा, एक्सटर्नल सपोर्ट। देयर इज अ ग्रोइंग एविडेंस दैट चाइना इज रिज्यूमिंग इट्स कोवर्ट ऑफेंसिव इन दिस एरिया। जैसे कि आप अरुणाचल के अंदर अभी हमने देखा था कि चाइना का एक स्पाई को पकड़ा हमने, है ना, चाइना का एक स्पाई जो था वो हमने अरुणाचल में पकड़ा, उसके बारे में न्यूज आई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कैसे इकोनॉमिक, एक्सटर्नल स्टेट और सोशल और एथनिक रीजंस बन रहे हैं यहाँ पे इंसर्जेंसी के। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। इन द सेम वे यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर भी थे। अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन फॉर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस फ्यूल्ड दिस डिसकंटेंट। जैसे कि हम नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड ने नागा अकॉर्ड साइन कर लिए, ठीक है, और फिर वहां पे पीस आ गई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नागालैंड जो है, नागा जो नागा के नागा पीपल हैं, ये फिर से जो है सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई नागा अकॉर्ड्स के अंदर हमने मतलब जो उसको ब्रोकर करा है ना, तो हमने कहा कि इस टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन एक्स है। नागा वाले कहते हैं नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन वाई है। जैसे सॉवरेनिटी की सिंपल डेफिनेशन पे नागा, जो नागा रिप्रेजेंटेटिव्स है और इंडियन गवर्नमेंट है, इनके बीच में वो हो रही है, मतलब इनके बीच में खींचतानी हो रही है, मतलब। तो दिक्कत क्या हुआ, जो अग्रीमेंट्स थे वो फेल हो रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, फेलिंग अग्रीमेंट्स एंड द प्रोमिस ऑफ ऑटोनॉमी इन द रीजन, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है मार्जिनलाइजेशन, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अगर आप देखोगे तो भारत की डेवलपमेंट कुछ स्टेट्स की वजह से हो रही है। वो स्टेट्स कौन सी है भाई? गुजरात, आई वुड से महाराष्ट्र, आई वुड से कर्नाटका, है ना, आई वुड से तमिलनाडु। सारी की सारी डेवलपमेंट तो यहीं पे हो रही है, सारे आईटी हब्स यहीं पर है, दिल्ली भी हो जाएगा ऑफ कोर्स, है ना। और बाकी लोग कहाँ जाएं? तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट कहता है भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं। पर कैपिटा जीडीपी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज ओनली 1 लाख, गुजरात में ये 4 लाख के आसपास है। देख रहे हो कितना डिवाइड है, कितना डिवाइड है, सोचो, है ना। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है। इसी के साथ साथ लोकल गवर्नेंस का फेलियर था। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर पुलिस ब्रूटैलिटीज थी, है ना, पुलिस अट्रॉसिटीज भी थी। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मतलब एक देश की आर्मी, हमारी जो आर्मी है ना, हमारी आर्मी जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी एक सिविल स्टेट के अंदर आर्मी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती, है ना। ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय पे होता था, तो इसलिए कहते हैं कि आफ्सपा इज अ कॉलोनियल हेरिटेज। बट ऑफ कोर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आफ्सा आफ्सपा जस्टिफाइड है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का जो स्केल है ना, इट इज डेंजरस, दैट इज वाई आफ्सपा जो है उसको जस्टिफाई किया जाता है। बट आप लिखोगे कि आफ्सपा की वजह से डिसकंटेंट होता है। जैसे अभी मेरा ख्याल है कुछ 10-12 साल पहले एक केस हुआ था, जहाँ पे कुछ 12-13 विमेन थी, है ना, ये नेकेड आ गई और आसाम राइफल के जो गेट होता है उसके सामने खड़ी हो गई कि तुम्हें हमारा फ्लैश चाहिए, हमारा फ्लैश ले लो। तो वो दिखाता है ना कि मतलब दे वर नॉट हैप्पी, बट, है ना। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मतलब जो लोकल्स है उन्होंने आफ्सपा के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है, तो आप कहोगे कि ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ आफ्सपा होना चाहिए। एंड सीआरपीएफ की जैसी बॉडीज जो होती हैं वो आफ्सपा में उनका रोल ले सकती हैं, समथिंग लाइक दिस यू कैन राइट। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, अब तेरे को इतना समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी क्यों होती है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी का कारण क्या है? तू लिखेगा पॉलिटिकल फैक्टर भी है। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज होगी कि जो अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस हैं यूथ की, वो दिक्कत है। फिर इसी के साथ साथ आप कहोगे कि ऑटोनॉमी की डिमांड है ना, ऑटोनॉमी की डिमांड है। ऐसे करके आप लिखोगे कि कस्टमरी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कभी कभी कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं, है ना, ऐसे करके आप लिखोगे। फिर आप क्या कहोगे? आप लिखोगे इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, क्या है? पॉवर्टी, है ना। आप लिखोगे जॉबलेसनेस,
है ना? जॉबलेस यूथ है यहाँ पे। और इकोनॉमिक रीजंस क्या होंगे? हम लिखेंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना? तो वो कहते हैं कि जब भारत की सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो हम भारतीय होने पे क्यों नाज करें? फिर इसके बाद अगर आगे चले तो सोशल रीजन भी है। क्या है? एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होती हैं जैसे कि कुकी एंड मैती के बीच में। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इन लोगों ने आर्म्स रखने शुरू कर दिए फॉर देयर ओन प्रोटेक्शंस, है ना? जैसे नागाज का भी है। तो इन सब ने क्या किया? अपने आर्म्स रखने शुरू कर दिए। अब जो जो समाज आर्म्स रखने शुरू कर देगा, तो क्या होगा? जब थोड़ा सा भी एंटी एंटी नेशनल सेंटिमेंट आएगा, तो भाई स्टेट के खिलाफ आर्म्स घुमा देंगे एक दूसरे के अलावा, है ना? तो ये ऐसे करके आपको लिखना है। फिर इसी के साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी लिखोगे। क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि गवर्नेंस यहाँ पे नहीं है। सेकंड एआरसी ने ये चीज कही थी कि जो गवर्नेंस है यहाँ पे, गवर्नेंस का डेफिसिट है। आप कहोगे कि आफ्सपा जो है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जहाँ पे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर होती है किसकी? सर्च की, सीजर की और अरेस्ट की। टेंशन नहीं लेनी, आफ्सपा नीचे पूरा एक टॉपिक है, वहां पे हम अच्छे से आफ्सपा को करेंगे। तो ऐसे जब आप पॉलिसीज लेकर आओगे, जो लोकल्स होंगे है ना, उनको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि जो फेलिंग अग्रीमेंट्स या फिर फेलिंग अकॉर्ड्स, जैसे हमने नागा पीस अकॉर्ड की बात करी थी, नागा पीस अकॉर्ड के ऊपर जो उसके उसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो गया। ये सॉवरेनिटी, नागाज को लगा कि ग्रेटर सॉवरेनिटी मिलेगी, कि मतलब बेसिकली एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन बाद में हमने कहा कौन सी स्पेशल स्टेट? जम्मू कश्मीर से ले रहे, तुमको थोड़ी ना देंगे, है ना? तो हमने सॉवरेनिटी की बात करी थी कि हाँ, जैसे दूसरी स्टेट सॉवरेन है, वैसे नागा नागा लोगों की जो जो हिल काउंसिल होगी, है ना, वो सॉवरेन रहेगी। चलिए, और मैं तो भाई कहूंगा ना, आई विल एक्सेप्ट दैट दिस गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट फॉर पीस इन द नॉर्थ ईस्ट। आपको वो दिखेगा भी, नीचे कहीं आएगा तो। अभी नीचे है, मतलब हमने पूरे की पूरी जो सरकार की पॉलिसीज है ना, उनको एक जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है। अम, थोड़ा नीचे होगा। वी विल सी इट। ठीक है, थोड़ी नीचे होगा। ठीक है, अभी पहले देखते हैं, एक एक स्टेट को उठाते हैं और फिर देखेंगे कि भारत की सरकार ने क्या करा है। ठीक है। तो अभी देखो, स्टेट अफेक्टेड बाय इंसर्जेंसी, इसमें ना आपको मैंने कहा ना, मोटी मोटी दो तीन स्टेट्स देखनी है, जैसे कि नागालैंड देखना है, मणिपुर में वायलेंस हुआ तो मणिपुर देखना है। और इसी के साथ साथ अब धीरे धीरे ना आसाम के अंदर फिर से नाटक शुरू हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, मतलब ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं होती है ना, लेकिन आसाम के अंदर नाटक अभी शुरू हो रहा है। तो यूपीएससी अगर आपसे पूछेगी तो इन्हीं तीनों में नचाएगी, बाकी सारी स्टेट्स जो है वो रिलेटिवली पीसफुल हैं। तो आपसे सरकार, आपसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है? तुझे इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता हो, तुझे पता हो कि सरकार ने इसमें क्या करा है, तुझे पता हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जो क्या हो रहा है वो करंट से पता चलेगा, बाकी तो हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले नागालैंड को देखते हैं। ठीक है, नागास क्या है? नागा बेसिकली एक ट्राइब है। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? दे इनहेबिट द नागा हिल। ठीक है। अब क्या हुआ? जब भारत आजाद हो रहा था 1947 में, हम सबको पता था कि भाई भारत जो है 15 अगस्त को आजाद हो रहा है। तो अब क्या होता है, जो नागा आई वुड से जो नागा के लीडर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाई नेशनल नागा काउंसिल। और नेशनल नागा नागा काउंसिल ने ये कहा कि 14 अगस्त 1947 से जो नागा, ये जो एरिया ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इन्होंने छोटा एरिया बताया था, इन्होंने कहा था कि ये नागालैंड जो है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इट हैज बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में 99% ने सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट नागालैंड की डिमांड को। बट ऑफ कोर्स वी विल नॉट राइट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंडम में इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, है ना? ऐसे नहीं लिख सकते। राइट, क्यों? क्योंकि भाई अगर हम ऐसे करेंगे, 99% नागा कह रहे हैं कि भाई उनको सेपरेट कंट्री चाहिए, और अगर हम उनको अपने अंदर जोड़ रहे हैं तो इट इज फोर्सफुल ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखते आप। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि नागा नेशनल काउंसिल ने रेफरेंडम कराया 14 अगस्त 1947 को, नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे डिमांड उठती है ग्रेटर नागालिम की। पहले नागालैंड कहाँ पर है भाई? नागालैंड इतना ही है, इधर, ये इधर इतना ही नागालैंड है, खत्म। ठीक है। फिर इसके बाद डिमांड क्या होती है? इसके बाद डिमांड होती है ग्रेटर नागालैंड की। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि नागास जो है ना, वो हिस्टोरिकली जो नागा किंग्स होते थे, वो इस पूरे रीजन में रूल करते थे, और यहाँ पे जो नागास हैं वो स्प्रेड है। राइट, तो इसीलिए ये उनकी हिस्टोरिकल टेरिटरी है, कि ये पूरा हिल एरिया उनका है। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड उठने लगती है। फिर उसके बाद भाई हल्ला होने लगता है, इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है। नागास कहते हैं कि भाई हम नागा येजाबो लेकर आएंगे। येजाबो क्या होता है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ये कहते हैं कि हम एक अपना नेशनल फ्लैग लेकर आएंगे। और इनको एक सॉवरेन स्टेटहुड की डिमांड शुरू हो जाती है। सॉवरेन स्टेटहुड की डिमांड शुरू हो जाती है। फिर सरकार कहती है ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बातें करते हैं ना। फिर उसके बाद सरकार क्या करती है? 1975
में 1975 में सरकार जो है वो क्या करेगी, और आपको पता है ना 1971 में क्या होता है, 1971 में सारे के सारे जो बांग्लादेशी हैं वो घुस जाते हैं इधर इधर, पूरे इधर घुस जाते हैं और पूरे में फैल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोकल्स हैं ना, जो एथनिक एथनिक ग्रुप्स हैं, नागालैंड नागाज हो गए, कुकीज हो गए, मीजोज हो गए, ये 1970s में इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी की बातें करेंगे। तो सरकार को समझ में आता है, इसलिए 1975 में सरकार क्या करती है, जो नागा काउंसिल है ना, जो नागा काउंसिल है इसके साथ बैठती है, बोलती है आओ बातें करते हैं, आप फालतू में क्यों, मतलब ब्लड ब्लड से क्या होगा, है ना, ब्लड से क्या होगा, लेट्स मतलब ब्लड से पहले लेट्स लेट की मतलब पेन से लेकर आते हैं चेंज, है ना, वो स्वॉर्ड से क्यों चेंज लेकर आना है, पेन से चेंज लेकर आते हैं। तो फिर नेशनल काउंसिल के साथ बात होती है, और एंड सरप्राइजिंगली वहां पे शिलोंग अकॉर्ड हो भी जाता है 1975 में, नागा काउंसिल शिलोंग अकॉर्ड कर देती है। नागा काउंसिल के अंदर सारे के सारे मेजर नागा लीडर्स थे, लेकिन कुछ लीडर्स जो कि रेडी नहीं थे इसको मानने के लिए, वो बना लेते हैं एनएससीएन, जो कि होगी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आपको याद नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, एनएससीएन याद रखना है। एनएससीएन जो होता है, ये फिर से वही बात कहते हैं कि हमको चाहिए एक सेपरेट स्टेट जो कि होगी नागालैंड। फिर इसके बाद एनएससीएन जो होता है ये अपनी इंसर्जेंसी एक्टिविटीज को करता है, और 1988 आते आते इनके अंदर भी डिवीजन आ जाते हैं। एक होता है एनएससीएन आईसैक म्यूवा, और एक होता है खापलांग एनएससीएन, ठीक है। अब यहाँ पे भी मतलब एक होगा कि मतलब धीरे धीरे करके मतलब ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो सबसे बात करती है, जैसे कि पहले उन लोगों ने आईएम को मना लिया, अब खापलांग से बात कर रही है ना। तो ऐसे करके आप देख रहे हो ना कि नागालैंड के अंदर पीस लाने के लिए सरकार को किस किस से बात करना होगा, एनएससीएन, है ना, एनएससीएन की दोनों विंग से बात करनी होगी। और अभी क्या हुआ, अभी अभी रिसेंटली कह रहे थे कि नागालैंड के जो दोनों एनएससीएन के जो दोनों विंग्स है ना, दोनों वापस जुड़ रहे हैं, कि दोनों दे बोथ आर कमिंग टुगेदर, है ना। तो ऐसे करके नागालैंड में ये सब चल रहा है। क्या हो रहा है, सरकार अकॉर्ड साइन करेगी, अकॉर्ड के अंदर डिसएग्रीमेंट होगा तो वो फिर से वेपन उठा लेंगे, वेपन उठाएंगे, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होगा तो फिर से खापलांग और आईएम में टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो शिलोंग अकॉर्ड होता है, शिलोंग अकॉर्ड के अंदर क्या कहा जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नागा फेडरल गवर्नमेंट के बीच में अकॉर्ड होता है, जहां पे ये कहते हैं कि हाँ, हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं नागालैंड के ऊपर, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नागालैंड की सॉल्यूशन ढूंढेंगे। फिर इसके बाद सरकार क्या करती है, नागा पीस अकॉर्ड करती है। हमने कहा ना यहाँ पे एनएससीएन अलग हो जाता है, एनएससीएन अलग हो जाता है, तो एनएससीएन वहाँ पे इंसर्जेंट एक्टिविटीज करता है। तो 2015 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनएससीएन के बीच में अग्रीमेंट हो जाते हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि अब इंसर्जेंसी को हम रोकेंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे, हम वी आर गोइंग टू गो विद dialogue and we are going to sit on table and we are going to find solution for which is better for the people of Nagaland, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बात होती है नागा पीस अकॉर्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट पोस्ट साइनिंग द 2015 अकॉर्ड, और इसे बीजेपी बीजेपी नहीं बोलना चाहिए, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जो अभी जो न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 में आई थी, है ना, इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई वुड से स्ट्रेटेजिक मूव देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वापस मतलब वही नाटक जो है वो वापस स्टार्ट होने जा रहा है ना, वापस वही नाटक जो है वो स्टार्ट होता जा रहा है। पीपल हैव अगेन स्टार्टेड आस्किंग फॉर द ग्रेटर नागालिम की डिमांड। अब क्या हो रहा है, आईएम और खापलांग दोनों के दोनों वापस हाथ मिलाने की तरफ जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेजेंट ग्रीवियंसेस क्या है एनएससीएन आईएम की। तो ये कहते हैं कि फियर ऑफ कल्चरल एक्सटिंक्शन, इनको लगता है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, है ना, बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, या फिर जो बाहर से लोग ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है इट इज गेटवे टू व्हाट, इट इज अ गेटवे टू आसियान, है ना, नॉर्थ ईस्ट इज अ गेटवे टू आसियान। जैसे टी गार्डन है ना, मेरे दोस्त के पापा के यहाँ पे मतलब टी एस्टेट्स हैं, वो तो वहाँ जाते ही हैं, मतलब वहाँ से चाय लेकर ही आते हैं। तो अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय आउटसाइडर्स। लाइक अगर आप जाओगे कभी भी नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे तमिलियंस आपको दिखेंगे, पंजाबी दिखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो वो सब क्या थे, है ना, दे आर कंट्रोलिंग दीज रिसोर्सेज। तो इन सब के खिलाफ भी मतलब थोड़ा सा हो हल्ला हुआ था, स्पेशली मेघालय में अभी रिसेंटली। तो ये कहते हैं कि फियर ऑफ कल्चरल एक्सटिंक्शन है, इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, है ना, हमको ऑटोनॉमी चाहिए। जो ये लोग कहते हैं कि जो एनएससीएन ने अग्रीमेंट किया था नागा पीस अकॉर्ड 2015 में, है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल एनएससीएम ने जब एनएससीएम ये कहती है कि शेयरिंग सॉवरेन पावर का मतलब क्या होता है, कि मतलब
जो एनएससीएन या फिर जो नागा गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होगी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं होगी। नागा गवर्नमेंट के पास स्पेशल अथॉरिटी होगी उस उन सारे स्पीयर्स में, कि हाँ हम सिर्फ अपना डिफेंस और अपनी फॉरेन अफेयर्स को सरेंडर कर रहे हैं और करेंसी को सरेंडर कर रहे हैं। बाकी सारा का सारा जो होगा वो नागा गवर्नमेंट का होगा। सरकार कहती है अगर तुझे ये सब दे देंगे नागालैंड के इन लोगों को, तो फिर तो हर कोई मांगेगा, फिर तो पंजाब कहेगा हमको भी अलग चाहिए, फिर तमिलनाडु वाले कहेंगे हमको भी अलग चाहिए, है ना? तो ऐसे करके समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है। इसी के साथ साथ जो नागा सरकार है ना, जो नागा की सरकार है ऑटोनोमस रीजन में, वो चाहती है कि ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, इनके पास पावर हो टू कलेक्ट टैक्सेस। इसी के साथ साथ कंट्रोवर्सीज अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉवरेनिटी। उनको लगता है कि सॉवरेनिटी कंप्लीट है ना, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके मैटर में इंटरफेयर ही नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सरकार कहती है पार्शियल है, कि कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो वहां पे हम इंटरफेयर करेंगे थ्रू द गवर्नर। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वे फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देना, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ अकॉर्ड्स होनी चाहिए, मैक्सिमाइज करना है डिसेंट्रलाइजेशन को, और पीस का एक फ्रेमवर्क बनाना है जो कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम रेप्लिकेट कर सकें। ऑटोनॉमी देनी है टू द नागा कम्युनिटी, और इसी के साथ साथ स्टेक होल्डर से कंसेंट लेनी है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को आप लेकर आओ, चाहे वो एनएससीएन के हो, खापलांग, या फिर एनएससीएन आईएम हो। ठीक है। अब भाई खापलांग वापलांग याद तो नहीं होता, बट ऐसे भी लिख सकते हो एनएससीएन के एंड एनएससीएन आईएम। एंड आई कैन टेल यू दिस विद एब्सोल्यूट श्योरिटी दैट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे डोंट इवन नो दिस, है ना? प्रीलिम्स एंड मेंस के बाद भाई इतनी तैयारी हो नहीं पाती या रिवीजन हो नहीं पाती। इसलिए तो भाई अभी भी देखो फरवरी का महीना चल रहा है और हम बैठ के मेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक बार कर लेंगे ना तो फिर मेंस में एक और बार रीड करेंगे ना, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया कहाँ का? ये हो गया हमारा नागालैंड का। नागालैंड में हमने क्या देखा? नागालैंड में हमने ये देखा कि 14 अगस्त 1947 को इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद जो नागा काउंसिल थी, है ना, नागा नेशनल काउंसिल थी, कौन सी थी? ये वाली, नागा 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 नेशनल काउंसिल, बिल्कुल। तो ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल थी। उसके नागा नेशनल काउंसिल के साथ सरकार ने 1975 में अकॉर्ड साइन करा, है ना, पीस। 1975 में इन्होंने शिलोंग अग्रीमेंट को साइन करा। फिर उसके बाद क्या होता है, एनएससीएन आ जाती है। एनएससीएन के साथ हम लोगों ने क्या करा है, एनएससीएन के साथ नागा पीस अकॉर्ड साइन होता है कब? 2015 में। और अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एनएससीएन और खापलांग ये दोनों है ना, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने डिमांड करा है कि हमको सेपरेट फ्लैग चाहिए, नागा फ्लैग। नागा फ्लैग की डिमांड हो रही है। एंड नागा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम क्या है, ये जाबो, ये कह रहे हैं कि हमको ये चाहिए। इफ यू आर एबल टू मेक दिस इन द एग्जामिनेशन, भाई ही इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स, यू हैव टू शो हिम दैट यू डिजर्व द मार्क्स दैट ही हैज गॉट। राइट, ऐसे ही किया जाता है। अब चलते हैं मणिपुर के अंदर। ठीक है, मणिपुर में जो दो मेजर ग्रुप्स हैं वो है कुकी और मैती। ठीक है, कुकी एंड मैती। जो मैतीज हैं, है ना, ये बेसिकली जब देश आजाद हुआ ना, तब उस समय क्या था, आसाम था, आसाम था और मणिपुर था। तो मणिपुर क्या था, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीन ही स्टेट्स थी नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर जो मणिपुर है ना, ये क्या थी, ये एक प्रिंसली स्टेट थी, मतलब इट वाज रूल्ड बाय अ प्रिंस। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मैतीज जो हैं ये बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम्स होते हैं, लार्जली ये हिंदूज हैं। जो नागाज एंड कुकीज हैं ये कौन है, क्रिश्चियन है। जो मैतीज हैं इनको माना जाता है कि ये जनरल कास्ट, एससी एसटी ओबीसी इनमें ही होंगे। और जो जो कुकीज हैं इनको माना जाता है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे। ठीक है, तो मैतीज जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई, मतलब अब यूपीएससी ना ये सब नहीं पूछेगी कि मणिपुर इंसर्जेंसी। आपको बस ये देखना है कि मतलब अब मणिपुर में दिक्कत क्या हो रही है। ठीक है, मणिपुर में अब दिक्कत क्या हो रही है, मणिपुर में अब दिक्कत ये हो रही है कि मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। 1980s में भी इनके बीच में टेंशन थी, है ना, तो अभी भी है। अभी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब ऑर्डर था मणिपुर हाई कोर्ट का, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, है ना, it recently directed the state government to submit within 4 weeks a 10-year-old recommendation of Union Tribal Ministries for inclusion of Methi community in the ST list। तो बेसिकली हुआ ये था कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो मैतीज को शेड्यूल ट्राइब में डाल सकती है। तो कुकीज को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुकीज को ये बात अच्छी क्यों नहीं लगी, देखो,
ऐसे ना एक ये बेसिकली वैली है मान लो मणिपुर की, और ये पूरा हिल वाला एरिया ऐसा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, हिल के अंदर जो एक्सक्लूसिव राइट है वो किसका है, शेड्यूल ट्राइब का है, कि शेड्यूल ट्राइब हिल के अंदर एरियाज को ओन कर सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। लेकिन जो मैतीज हैं वो हिल को ओन नहीं कर सकते, हिल एरिया इज एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगर मैती को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता तो क्या होता, पूरी की पूरी हिल्स के अंदर भी कौन फैल जाते, सारे के सारे मैतीज फैल जाते। और कुकीज ये कहते हैं कि भाई सारी की सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेस वो वैली में है, और वो ऑलरेडी किसके कंट्रोल में है, वो कंट्रोल में है मैतीस के। अगर मैतीस हिल्स में भी आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो कुकीज, जो और नागास, ये सारे के सारे मिल के इन लोगों ने मैतीस पे हमला कर दिया। ठीक है, ये लोग सिटीज में घुसे और इन्होंने 4,000 घर जला दिए और उनको लूट लिया। ठीक है, जो कुकीज थे। और फिर कुकी वर्सेस मैती चलता गया, है ना। और अब जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट वाला टाइम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यही सीन है। आपको समझ में आया ना कि रीजन क्या था। आपको रीजन ये समझ में आया कि जो जो कोर्ट थी उसने ये कहा कि जो मैतीज हैं इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल सकता है। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने का मतलब है कि फॉरेस्ट की एक्सेस और फॉरेस्ट की रिसोर्सेज पे कंट्रोल जो है वो मैतीज का भी हो सकता है, जो कि इस समय पे लार्जली किसके पास है, कुकीज के पास है। राइट। एंड आप यहाँ पे देखोगे भी तो यहाँ पे लिखा है कि इम्फाल वैली जो कि डोमिनेटेड बाय मैथीस है वो बस 10% का एरिया है ना। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि 10% का एरिया, लेकिन ऑफ कोर्स भाई वैली में बहुत ज्यादा वो होता है ना, रिसोर्सेज होता है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है। और यहाँ पे 90% ऑफ द एरिया जो कि हिल वाला एरिया है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 35% ऑफ द पॉपुलेशन। आप समझ रहे हो, देखो भाई जैसे ये पहाड़ है ना, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, फिर इन पहाड़ों से नदियां निकलती है तो एक वैली बन जाती है, तो ऐसे करके मणिपुर है। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में वैली है। ये कितना परसेंट एरिया है, 90% एरिया। ये कितना परसेंट एरिया हो जाएगा, दिस इज 10% एरिया, 10% एरिया है। ये 10% एरिया को कंट्रोल ज्यादातर करते हैं मैतीस, और यहीं पे सारी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मणिपुर को, मतलब जो भी कोर्ट होगी, पुलिस, है ना, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, इम्फाल, सब कुछ इधर है भाई, सब कुछ इधर है। ठीक है, मतलब मणिपुर की सारी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर है। अब जो 90% एरिया है, लेकिन है ना, ये 10% एरिया ही डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप्ड है। 90% एरिया जो कि हिल एरिया है, इसको सिर्फ कौन लोग ओन कर सकते हैं, कुकीज। ठीक है, इनको सिर्फ हिल ट्राइब्स या शेड्यूल ट्राइब्स ही ओन कर सकते हैं। अभी कोर्ट ने ये कहा जब कि मैतीज इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे भी मतलब आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैतीज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। कुकीज कहते भाई पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है, ये लोग ले जाएंगे। तो कुकीज को लगा कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में, तो कुकीज ने क्या कर दिया, मैतीज पे हमला कर दिया। कुकीज ने क्या करा, उन लोगों ने मैतीज पे हमला कर दिया। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी। और फिर मैतीज भाई वो भी रेसिस्ट करेंगे ही, है ना। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे के सारे जो थे वो मैतीज के साथ भी थे, और फिर उसके बाद अब हल्ला हो गया मैतीज का। ठीक है, तो कुकी और मैती का रीजन समझ में आया ना, कि मेन रीजन, मेन मेन वो चीज क्या थी, फंडामेंटल। तो अब यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। यूपीएससी ये पूछेगी कि भाई मणिपुर से देश क्या सीख सकता है ना, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सीख सकती है। और मणिपुर का इम्पैक्ट क्या था, मणिपुर का इम्पैक्ट क्या था। तो यहाँ पे कह रहे ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट था, लॉस ऑफ लाइफ हुआ, ऑलमोस्ट 4,700 हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड। इकोनॉमिक डिसरप्शन थी, टेक्सटाइल, मेडिसिन, फूड, है ना, इट फेल नियरली बाय 80%, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो हो गई थी मणिपुर में। मिलिटेंसी में ग्रोथ होगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्यों, 4,000 लूटेड वेपन्स रिमेन अनकवर्ड। तो क्या हुआ कि भाई लोगों को अब बदला लेना है ना अपना, उनके कुकीज ने मेतीस को मारा, मेतीस ने कुकीज को मारा, लोगों को बदला लेना है। तो लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशनों में घुस गए, पुलिस स्टेशन में घुसे और असला बारूद लेके भाग गए। हेल्थ एंड एजुकेशन का ब्रेकडाउन हो गया, रीजनल इंस्टेबिलिटी आई, एक्सटर्नल एंगेजमेंट में सेटबैक्स हैं, जैसे कि वायलेंस हैम्पर्स नॉर्थ ईस्ट इंडियाज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो हमारे थे, जैसे कि आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे हमको बनाना था, या फिर नॉर्थ ईस्ट से आसियान नेशंस के अंदर ट्रेड करनी थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, क्यों, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी फेल बाय नियरली 80%। तो दिस इज हाउ यू राइट। इसी के साथ आप लिखोगे कि इंडिया की इमेज,
है ना? ये इंडिया की इमेज को भी खराब करती है, जो इंटरनेशनल इमेज है इंडिया की, ये भी खराब करती है, बिकॉज दिस डज नॉट हैपन इन एनी डेवलप्ड कंट्री। तो जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो भाई विश्व गुरु के बैकयार्ड में ये सब थोड़ी होगा। चलिए, वे फॉरवर्ड क्या है भाई? एनफोर्स डिसआर्मामेंट, कि जिन्होंने भी ये लूटे हैं इनको आके बोलो कि वापस दो। इसके बाद रिस्टोर न्यूट्रल लॉ इन्फोर्समेंट, इंडिपेंडेंट पीस कमिटीज बनाओ ताकि कुकीज और मैतीज के बीच में सुलह हो सके। और जो ग्रीवियंसेस हैं और उसको भी एड्रेस करो, और क्या देना है? अश्योरेंस देनी है ना, अश्योरेंसेस देनी है कि भाई कुकीज के साथ कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, है ना? चलिए, आगे चलते हैं। रिलीफ कैंप्स होंगे, रिलीफ रिलीफ कैंप के साथ साथ हमको क्या करना है? रिहैबिलिटेशन भी करनी है। फिर उसके बाद सरकार को करना चाहिए रीबूट द बॉर्डर ट्रेड, इकोनॉमिक पैकेजेस सरकार रिलीज करे और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे। एंड स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर बॉर्डर एरियाज। हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी हो रही थी, है ना, उसको और ज्यादा पुश मिला। कैसे? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वेपन्स फ्रॉम दी म्यांमार साइड। तो आप कहोगे कि बॉर्डर, पोरस बॉर्डर्स को भी खत्म करो। इसलिए सरकार ने यहाँ से सीखते हुए क्या किया? जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी ना, एफएमआर, फ्री मूवमेंट रिजीम, कि 14 किलोमीटर आप इधर, मतलब यहाँ से कोई भी म्यांमार का आदमी 14 किलोमीटर यहाँ अंदर जा सकता है, और कोई भी इंडिया का आदमी 14 किलोमीटर अंदर म्यांमार के जा सकता है। वो सरकार ने टेम्पररी सस्पेंड कर दी कि ये सब नहीं चलेगा कुछ समय के लिए। और सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम क्या करेंगे? ये पूरे एरिया की फेंसिंग स्टार्ट करेंगे अब। चलिए, बढ़िया है। ये चीज हमको समझ में आई। अब आसाम में चलते हैं। आसाम चिल वाला टॉपिक है। मणिपुर इंपॉर्टेंट था क्योंकि न्यूज में थी, नागालैंड के ऊपर सवाल आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। आप आसाम की बात करोगे, ठीक है। आप ये कहोगे कि मतलब अभी भी हॉस्टाइल टेरिटरी, हॉस्टाइल एरियाज कौन से हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आसाम, मणिपुर एंड नागालैंड, ऐसे करके आप लिखोगे। अब यहाँ पे आसाम की अगर मैं बात करूँ, तो पोस्ट पार्टीशन में माइग्रेशन होती है। जब बांग्लादेश की थी तो हमने क्या देखा कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो होती है, वो क्या करते हैं? वो इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढते हैं ना। वो कहते हैं कि मतलब इन लोगों ने एक मास मूवमेंट चलाई टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ ये सब हो रहा था ना, आसाम स्टूडेंट यूनियन ये सब कर रही थी, तो पुलिस ने इनको ही पटक के मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग लिटरली जाके मतलब लिंचिंग टाइप की एक्टिविटीज कर रहे थे। तो फिर क्या होता है? ये जो यूथ होती है ना, अब कॉलेज तो नहीं जा पा रहे, तो अब ये लोग क्या करते हैं? ये बना लेते हैं उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, ठीक है। और ये कहते हैं कि हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्वाधीन असम बनाएंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ये बन जाता है। सरकार इनके साथ पीस अग्रीमेंट कर लेती है। अब उल्फा जो है वो थोड़ा शांति है, ठीक है। और यहाँ पे हमने, आप अगर आप देखोगे, तो हमने भूटान के साथ मिलके एक मतलब आई वुड से कि क्रॉस बॉर्डर एक मतलब ऑपरेशन भी चलाया था, जो कि था ऑपरेशन ऑल क्लियर। जहाँ पे भूटान की जो रॉयल भूटान आर्मी है, उसने सारे के सारे उल्फा के जो टेरर कैंप्स है ना, बेस कैंप्स है, उनको सबको उखाड़ के फेंक दिया। तो उल्फा वापस असम में है, और असम में उनका वेलकम कर रही थी इंडियन आर्मी, ठीक है। तो अब अगर हम बोडोलैंड, अब असम के अंदर ना कुछ जगहें हैं जैसे कि बोडोलैंड, ये तो रिजॉल्व हो गया, यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछेगी। कार्बी आंगलोंग के बारे में आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, सीधी सी बात पूछेगी, कार्बी आंगलोंग कहाँ पर है, ठीक है। तो कार्बी आंगलोंग जो है ना, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कार्बी आंगलोंग, ये दो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, असम के। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि हम लोग कौन है? ये लोग, इन ये भी कार्बी, हाँ, कार्बी ट्राइब का यहाँ पे डोमिनेशन है। कार्बी ट्राइब ये कहती है कि भाई आसाम का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो गुवाहाटी में हो रही है, हमको कुछ नहीं मिल रही। तो कार्बी वाले जो है, इन लोगों ने भी इंसर्जेंसी, मतलब यहाँ पे भी इंसर्जेंट ग्रुप आने लगे। क्या नाम था आपको जानने की जरूरत नहीं है, चिल। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये करा कि दीमा और हसाओ, ठीक है, दीमा और हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल बना दी अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। और उसके बाद ये, सॉरी सॉरी, कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? अच्छा, नहीं बनाई क्या? अभी तक बनाई है यार। राइज ऑफ नेशनलिज्म, ओके, कार्बी का कहाँ गया? कार्बी आर्म सेपरेट स्टेट, ओके ओके। अभी तक, हाँ, ये रही भाई, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, मैंने कहा ना भाई, मैंने पढ़ा है। द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अब कार्बी वाला जो है एकदम शांत हो चुका है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब भी वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? कि अब सरकार जो है वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, नागा पीस अकॉर्ड विथ नागालैंड, डिक्लेरेशन ऑफ
ये वाला क्या कहते हैं, ये बोडोलैंड वाला है ना। बोडोलैंड में क्या किया हमने, वही सेम चीज करी। बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल बना दी अंदर 6 शेड्यूल, और उसके बाद जो बोडो वाले लोग थे वो भी खुश हो गए कि हाँ ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोडो यहाँ पे भूटान है ना, ऊपर यहाँ पे भूटान है ऐसे करके, तो बोडो वाला यहाँ पर है, ठीक है। बोडोलैंड, ये बोडो बोडो ऑटोनोमस काउंसिल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है, बीटीसी इसको कहते हैं, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल। तो अब भारत की सरकार क्या कर रही है, जो भी कह रहे हैं ना हाँ हमको सेपरेट स्टेट चाहिए, तो हम कहते हैं बताओ काउंसिल लोगे या गोली लोगे, वो कहते हैं काउंसिल लेंगे, तो काउंसिल दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि नागा पीस अकॉर्ड 2015 में हुआ, हमने बीटीसी बनाई, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल। फिर उसके बाद आप लिख दोगे आर, क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट, एडी बना दिया किसको, कार्बी आंगलोंग को, के ए को। ऐसे करके आपको एग्जाम में लिख के इन्विजिलेटर का जो मन है उसको जीतना है, कि आपको दिखाना है कि हाँ भाई मैं पढ़ के आया हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इन द सेम वे यहाँ पे जो दिमसा लोग थे ना, उन्होंने कहा कि हम दीमा लैंड बनाएंगे। सरकार कहती है रुक जाओ भाई, बंदूक नहीं उठाना, पहले ही तुमको दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल दे देते हैं। तो क्या दे दिया, दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी। अब दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल के अंदर क्या होगा, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। यहाँ पे कहा जाता है कि कस्टमरी लॉ लगेंगे, स्टेट के लॉज जो होंगे, स्टेट के लॉज या फिर सेंट्रल लॉज जो होंगे, वो कैसे लगेंगे, वो वही पार्ट लगेंगे जो कि गवर्नर साहब कहेंगे कि एप्लीकेबल है। समझ रहे हो, कि कुछ ऐसे सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज यहाँ पे नहीं लगेंगे जब तक गवर्नर साहब नहीं कह देते कि ये वाले लॉज यहाँ पे लग सकते हैं। देख रहे हो, इतनी पावर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब भाई यूपीएससी के अंदर आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को आई वुड से कि आई वुड मतलब ऐसे कि मतलब भाई जो पढ़ रहे हो ना उसे कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तू गया, है ना। तो आसाम की जब बात करेंगे तो मैं उल्फा की बात करूंगा, है ना, मैं उल्फा की बात करूंगा। फिर आसाम के अंदर मैं बोडोलैंड की बात करूंगा, मैं कार्बी आंगलोंग की बात करूंगा, है ना। आई विल टॉक अबाउट बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग लैंड एंड दिमसा लैंड की भी बात करेंगे, कि दिमसा ये वाला कहाँ गया, ये रहा दीमा लैंड, ठीक है। तो दीमा लैंड की बात करेंगे, दिमसा ट्राइब है, दीमा लैंड है ना। तो समथिंग लाइक दिस आई विल राइट, है ना। और सरकार ने क्या किया, बोडो उल्फा के साथ इन लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, अश्योरेंसेस दे दी। राजीव गांधी जी ने कहते हैं कि इनकी सबसे सक्सेसफुल, मतलब राजी कहते हैं कि राजीव गांधी जी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पीस। फिर बोडोलैंड के साथ बोडो टेरिटोरियल काउंसिल दे दी, कार ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट बना दिया, दीमा का भी बना दिया, ऑटोनॉमस काउंसिल्स बना दी। आप अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लिख दोगे आपका काम हो गया, आपको दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए, आसाम का देख लिया। नागालैंड में हमने देखा, क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा था शिलोंग अग्रीमेंट 1975 में, नागालैंड। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने देखा कि नागा पीस अकॉर्ड, एनपीए लिख लेते हैं, नागा पीस अकॉर्ड 2015, ऐसे करके। और इसके बाद आप क्या बोलोगे, इसके बाद बोलोगे कि गवर्नमेंट जो है वो एनएससीएन, कौन सा था, आईएम और एनएससीएन खापलांग, इनके साथ क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है टू इंश्योर पीस इन नागालैंड। और जब अभी जो डिमांड हो रही है येजाबो की, है ना, येजाबो की, तो हम कहेंगे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एक्टिवली एंगेज कर रही हैं टू इंश्योर पीस इन नागालैंड। चलिए, हो गया। अब त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा तो बहुत ही क्यूट सी स्टेट है, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स हुआ, इन्होंने कहा, इन्होंने देखा कि भाई नागालैंड को भी मिलता है जब वो बंदूक उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, है ना। ऐसा होता है ना कि सरकार के खिलाफ आप बंदूक उठा लेते हो, सरकार भी फिर टेबल पे आ जाती है। तो इसलिए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही चल रहा है कि बंदूक उठा लो, सरकार बात करेगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ, तो सरकार ने कह दिया हाँ ठीक है बात करते हैं, आ जाओ। फिर क्या हुआ, त्रिपुरा के अंदर सेम नाटक हुआ, सरकार ने क्या किया, वहां पे बना दिया त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया, ठीक है। और इसके बाद त्रिपुरा के अंदर भी आफ्सपा लगा दिया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, आज आज जो है, जो त्रिपुरा है राइट, वहां पे आप देखोगे कि मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन, मतलब अगर किसी भी एरिया के अंदर आर्मी को डालना है कि आर्मी यहाँ पे आके देखे और इंसर्जेंट ग्रुप्स को पटक के मारे, तो उसके लिए डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है। ये डिस्टर्ब एरिया कौन कौन डिक्लेयर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे गवर्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर दोनों के दोनों डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। जैसे ही कोई रीजन डिस्टर्ब एरिया के अंदर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट या कोई ब्लॉक, तो क्या होगा, वहां पे आर्मी के पास थोड़ी पावर आ जाती है। वो कौन सी पावर आ जाती है अभी देखेंगे थोड़ी देर में, नीचे है, ठीक है, नीचे है, आपको समझ में आया ना। तो आज आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट आप लिखोगे प्रोएक्टिव मेजर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
because of which त्रिपुरा is one of the successful states in curbing insurgency in the state। त्रिपुरा एकदम शांत है, सब बढ़िया है वहां पे अब, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि अब सरकार का क्या है, पहले सरकार का ये था कि आसपास से पटक के मारेंगे, है ना, आसपास से पटक के मारेंगे। अब सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है नहीं, हम इनको क्या देंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और उसके लिए सरकार क्या लेकर आई है, ऑटोनोमस काउंसिल्स, है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसीज लेकर आई है। अंडर विच शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, है ना। नागालैंड हो गया, कोई भी हो गया, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अपना ही है ना। एंड भाई मेरे तो पापा आर्मी में थे, तो मेरे तो काफी दोस्त रहे हैं भाई नॉर्थ ईस्ट से। सबसे प्यारे पीपल, वेरी सिंपल पीपल, नॉट कनिंग, स्वीट एंड सिंपल पीपल, मतलब वंडरफुल पीपल। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सब थोड़े चालाक हो जाते हैं क्योंकि हम सिटीज में रहते हैं, हमको हम जैसे ही हमको हमारा इंटरेस्ट दिखता है तो हम सीधा सिया से सुन्नी हो जाते हैं, है ना। बट दे आर नॉट लाइक दैट, वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, वेरी गुड पीपल, वेल मैनर्ड पीपल, है ना, वेरी गुड पीपल नॉर्थ ईस्ट के। चलिए, अब ये भाई मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, मैं नहीं करूंगा क्योंकि भाई यहाँ पे एकदम शांति है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो पीस एग्रीमेंट मिजोरम के साथ 1980 के 86 में हुआ था। उसके बाद भाई कुछ नहीं है, सब शांति है। द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड टू मिजोरम, है ना, एकदम शांति है। अब बात आती है कि भाई भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति के लिए क्या करा है। ट्राइबल पंचशील की पॉलिसीज लेकर आए थे। इसके बाद हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए थे। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए थे, है ना। तो हमको क्या कर रहे हैं, हिल के एरियाज को डेवलप कर रहे हैं ताकि ट्राइबल्स जो हैं आसपास में लड़े नहीं। बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रहे हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म को हम रोक सकें। ट्राइबल पंचशील लेकर आए और कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पीस वॉज बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल पंचशील। ट्राइबल पंचशील क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद सिक्स शेड्यूल एरिया के अंदर हमने ऑटोनॉमी दी है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर आपको याद रखना है कि सिक्स शेड्यूल एरिया कहाँ पे लगता है, जैसे मणिपुर में ना लगे, नागालैंड में ना लगे, है ना, तो आपको कैसे याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में ना लगे तो कैसे याद रखेंगे कि जो भी कंट्री, या कंट्री बोल रहा हूँ भाई, जो भी बांग्लादेश के साथ स्टेट की बाउंड्री लगती है उन सब में लगता है, ठीक है। मातम करके भी याद करते हैं कुछ। एम से मेघालय, ए से आसाम, एम से मिजोरम और टी से त्रिपुरा, और ये सब बांग्लादेश बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। फिस्कल मेजर्स भी लिए हमने, देखा ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी के इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, सरकार को समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट। इसके बाद क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक, आई वुड से कि अपना एक रीजनल ऑफिस खोला है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी खुली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी खुली हुई है, टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 10% ऑफ सेंट्रल बजटरी सपोर्ट इज एलोकेटेड टू द रीजन। कि 10% सपोर्ट मिनिमम जानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हमारे पीएम डिवाइन भी है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन करके पीएम डिवाइन करके एक स्कीम चल रही है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि एक ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा ब्रिज होगा टुवर्ड्स आसियान। एंड नॉर्थ ईस्ट के साथ ही तो हमारी आसियान कनेक्ट होती है, जैसे म्यांमार है, म्यांमार इज आसियान कंट्री और उसका कनेक्ट किसके साथ होता है, नॉर्थ ईस्ट के साथ होता है। तो इट इज आर ब्रिज टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे, काउंटर इंसर्जेंसी भी है, डी फॉर डेवलपमेंट भी है तो डी फॉर डिटरेंस भी है। तो काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल फोर्सेस वहां पे हैं, है ना, आसपा वहां पे लगा ही हुआ है। फूड पार्क्स हमने खोली हुई हैं, 3 मेगा फूड पार्क्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इससे क्या होगा, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट भी होगी, एफ फॉर फूड सिक्योरिटी भी आएगी। चलिए, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी, ऐसे म्यांमार है तो म्यांमार के साथ हम लोग क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो आप देखोगे कि एटलीस्ट 22 मिलिटेंट्स का एक्सचेंज हुआ है फ्रॉम द म्यांमार गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट। आर्मी ऑफ इंडिया एंड म्यांमार ने एक जॉइंट ऑपरेशन करा था जिसका नाम था ऑपरेशन सनराइज। ये वाले एग्जांपल्स आपको कहीं नहीं मिलते। हमने भूटान के साथ भी सेम चीज करी थी, उसका नाम था ऑपरेशन ऑल क्लियर, है ना। अब आप कहोगे कि भाई ये तो पुराने हैं, मैं कैसे लिखूं। अब बे, जो पढ़ रहा है भाई वो भी तो आदमी पुराना है, वो भी 60-70 साल का है। जब ये ऑपरेशन सनराइज और ऑपरेशन ऑल क्लियर हो रहे होंगे ना, तब वो जवान होगा, तो तुम उसे उसकी जवानी में ले जाओगे। तो ही विल फील कि हाँ, ही इज राइटिंग समथिंग विच आई हैव रेड। तो आप लिखोगे कि वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट कोऑर्डिनेशन विद द बॉर्डरिंग कंट्रीज, जैसे म्यांमार के साथ ऑपरेशन सनराइज, भूटान के साथ ऑपरेशन ऑल क्लियर। इसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट 2018 में। तो यहाँ पे ना यूपीएससी ने नार्को टेररिज्म के बारे में पूछा था। नार्को का मतलब क्या होता है, ड्रग्स। टेररिज्म का मतलब क्या होता है, ड्रग्स के पैसे से टेररिज्म या मिलिटेंट एक्टिविटी को फ्यूल करना, नार्को टेररिज्म, ठीक है। तो ड्रग का पैसा कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो भाई बर्मा, म्यांमार है तो यहाँ पे पूरा अपना नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना एक एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल किसका है, एमएलटी,
ठीक है, एमएलटी क्या है? एम फॉर है म्यांमार, एल से है लाओस, टी से है थाईलैंड। तो यहाँ से ना एक नदी निकलती है, वो नदी की सॉइल जो है ना हद फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि हिमालय की सारी सॉल्ट इसमें, तो यहाँ से वो ऐसे नदी निकलती है ऐसे करके, रुआक करके उसका उसका नाम है। मतलब बहुत हद फर्टाइल है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्या उगाते हैं? ओपियम। इस ओपियम को ग्लोबली स्प्रेड करना है। ठीक है, ग्लोबली स्प्रेड करना है तो कैसे करेंगे? इंडिया के थ्रू। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर एक बार आ गई तो पाकिस्तान, इंडिया में आ जाएगी तो नेपाल में आ जाएगी। नेपाल की सरकार जो है इतनी अच्छा वो रखती नहीं है, तो नेपाल से ये छोटे छोटे पैकेट्स में पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। इन द सेम वे ये यहाँ से बांग्लादेश जाएगी, और बांग्लादेश से ये समंदर के रास्ते थ्रू पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्टेट्स में लॉलेसनेस ज्यादा है ना। तो आप देखोगे, इसलिए हम ये कहते हैं कि वी वांट, व्हाट डू वी वांट? वी वांट पीस इन आवर रीजन। क्यों? क्योंकि जब म्यांमार में शांति होगी, बांग्लादेश के अंदर शांति होगी, तो यहाँ पे बॉर्डर पेट्रोलिंग स्ट्रांग होगी। अगर म्यांमार में ही मतलब अनस्टेबिलिटी है, तो क्या होगा? सारा का सारा जो जो माल मसाला है वो क्या हो जाएगा? करप्शन की वजह से पूरा का पूरा इंडिया के बॉर्डर पे आ जाएगा। है ना भाई? इंडिया के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 1 किलो 2 किलो नहीं, 400 किलो ओपियम पकड़ते हैं एक साथ। है ना? ट्रकों के टायर के बीच में से निकालते हैं, कभी फट्टों के बीच में से निकालते हैं, सीटों में से फाड़ के निकालते हैं, लेकिन फिर भी ड्रग्स आ जाते हैं इंडिया में। दैट इज वाई वी वांट पीस इन म्यांमार। क्यों? क्योंकि जब म्यांमार में पीस होगी तो इस तरफ की ट्रेड रुकेगी। है ना? एंड द ट्रेड विल मे बी फ्लो टुवर्ड्स चाइना और वियतनाम, है ना, इस तरफ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर क्यों होती है? क्यों? क्योंकि बॉर्डर है पोरस। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग का, टू फंड देयर एक्टिविटीज। इसको हमने क्या कहा? नार्को टेररिज्म। ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल तो है ही, तो इनफेमस गोल्डन ट्रायंगल है, जिसकी वजह से क्या है? नियर अनलिमिटेड सप्लाई है ओपीएम की। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा भाई? नेशनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि भाई ड्रग्स बेच के आप क्या करोगे? वेपन की मतलब सिंपल सी बात है ना, गांजा बेच के गन ले ले, है ना? तो गन एंड गांजा ऐसे एग्जाम में मत लिखना भाई, वो बहुत बहुत नंबर काट लेगा। गन एंड गांजा ऐसे लिखेगा तो, ठीक है, इंग्लिश शब्द लिखने अच्छे होते हैं। तो गन एंड गांजा का भाई नेक्सस हो जाता है यहाँ पे। है ना? इट इट फंड्स एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फिर इसके बाद भाई क्राइम एंड वायलेंस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई अब सिंपल सी बात है ना, ड्रग्स है तो पीपल आर कंज्यूमिंग इट। व्हेन पीपल विल कंज्यूम इट तो क्या होगा? क्राइम होंगे, थेफ्ट होंगे, सोशल अनरेस्ट होगा। और इसमें एग्जांपल देना आप पंजाब का। ठीक है। यूथ वल्नरेबल होते हैं भाई, सिंपल सी बात है भाई, यूथ ही हमारे ग्रोथ इंजन है ना? यूथ ही हमारे ग्रोथ इंजन है, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर है। और हमारी सोसाइटी का फ्यूचर क्या कर रहा है? सुइयां लगा रहा है। तो इसलिए यूथ भी वल्नरेबल है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि डार्क नेट इस्टेब्लिश होते हैं। जो लोग होते हैं ना, उन्हें डार्क वेब, डार्क नेट्स के बारे में पता चलता है। और इन्हीं डार्क नेट्स पे क्या होता है? ड्रग्स भी मिलते हैं। इन्हीं डार्क नेट पे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो जाती है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाती है ना? जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने फैमिली मैन का सीजन 2 या 3 कौन सा आया पता नहीं, है उसमें आपने देखा होगा कि वो डार्क नेट पे ही तो वो राजदीप अहलावत, जो क्या उनका नाम पता नहीं, बट अहलावत उनका लास्ट नेम है ना। तो राजदीप अहलावत को वो लोग कहाँ से उठाते हैं? डार्क नेट से ही उठाते हैं ना। तो वहाँ पे डार्क नेट मार्केट्स आ रहे हैं, तो लोग वहाँ पे क्या लेने जाते हैं? ड्रग्स लेने जाते हैं। एंड उनको समझ में आता है कि भाई यहाँ तो गन भी मिल रही है, यहाँ पे तो बच्चे भी मिल जाते हैं, है ना? यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाती है। ऐसे करके कि लोग जो हैं वो उनका एक्सपोजर मिल रहा है डार्क नेट की तरफ। और इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशंस का इरोजन होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ड्रग ट्रैफिकर्स होंगे तो वो दे कॉल्यूड विद द करप्ट ऑफिशियल्स, वीकनिंग लॉ इन्फोर्समेंट। भाई मान लो कि एक पुलिस का आदमी है ना? उसकी सैलरी कितनी? 50 60 70 हजार। वो कहता है कि मैं आपको 10 डन। सोचो वो पुलिस वाले को दो मतलब 10 12 ट्रक निकालने के लिए 50 लाख रुपए मिल गए। 50 लाख वो अपने जीवन में मतलब जीवन में कभी नहीं कमा पाए। है ना? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे एवेन्यूज ही नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो कल्यूसिव करप्शन होती है इसको रोकना पड़ेगा। इसके बाद भाई एडिक्शन की क्राइसिस भी है। कहते हैं ना, ड्रग्स डिमांड के बेसिस पे चलते हैं। है ना? ड्रग्स डिमांड के बेसिस पे चलते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजिक डी एडिक्शन करनी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसलिए आप देखोगे जो सरकार है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो हिल एरियाज के अंदर जो ओपीएम कल्टीवेशन उनके यहाँ पे हो रही है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, आग लगा देती हैं उनके कल्टीवेशन में। ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ बॉर्डर एरियाज। तो आप यहाँ पे वही सेम चीज कह रहे हैं कि इंक्रीज ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ, राइज इन इन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड कम्युनल अनरेस्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर अगर एडिक्शन होगी तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वो डिस्टेबलाइज होंगे। आप लिखोगे जैसे पंजाब के अंदर, आप देखोगे कि पंजाब के अंदर मतलब यहाँ पे ड्रग अब्यूज एंड देयर इज अ लिंक टू मिलिटेंसी की राइज ऑफ डिमांड फॉर खालिस्तान, ये सारी चीजें। ऐसी आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हमने देखा है कि ड्रग
एंड इसी के साथ साथ जो टेररिज्म या फिर आप कह लो इंसर्जेंसी, इनका लिंक है ना, कि जो ड्रग बेचते हैं दे बिकम रिक्रूटर। भाई जो ड्रग बेच रहा है ना, जो ड्रग बेच रहा है, ही विल बिकम रिक्रूटर फॉर इंसर्जेंट ग्रुप। वो कहेगा कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है ना ड्रग खरीदने के लिए, बंदूक चला, मोस्टली तेरे को बस सेंट्री की ड्यूटी करनी है, तेरे को मिलता रहेगा। फिर वो उसको ट्रेन कर देंगे, बोलेंगे ड्रग्स नशा पीता है तू, नशा पीता है, हमारे नागा लोग मर रहे हैं, इतनी शहीदियां दी और तुम नशा कर रहे हो, ऐसे करके उसका पूरा ब्रेन वॉश करके उसको इंसर्जेंट बना देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि द ड्रग डीलर्स दे आर द प्राइमरी रिक्रूटर, दे आर द प्राइमरी रिक्रूटर फॉर द इंसर्जेंट ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि जो ड्रग डीलर्स होते हैं इनके क्या होते हैं, इनके ग्रास रूट लेवल पे पकड़ होती है, इनके इनकी पकड़ किसके ऊपर है? यूथ के ऊपर है। नशा कौन करता है? यूथ ही करता है ना। संजू मूवी नहीं देखी थी? जब तक वो जवान था नशा कर रहा था, एक बार संजय दत्त बिकेम ओल्ड तो ही अंडरस्टूड कि भाई फालतू की चीज है ना। चलिए, सोशल अनरेस्ट भी इसकी वजह से होगा, क्राइम, वायलेंस, सोशल इंस्टेबिलिटी होगी। सरकार ने क्या किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लेकर आई है ना। उसने क्या करा है? वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करती है बाकी एजेंसीज के साथ, और टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि नशा मुक्त भारत हमने खोला, जिसके नीचे नशा मुक्त केंद्र हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर खोले हैं। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर खोला हुआ है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल सारे के सारे साथ में मिलते हैं, इंटर एजेंसी सारे के सारे बैठते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? साथ में मिलके कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर ड्रग्स की तस्करी ना हो। इसके बाद ऑपरेशन समुद्रगुप्त था। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इसका था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का था, टू क्रैक डाउन ऑन द मरीन ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स इन इंडियन ओशन रीजन। सही है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कितना है? रोहिंग्या डिस्प्यूट आ गया, एक सेकंड बस देख लूं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा ही रह गया। अब देखो भाई, यहाँ पे लिखा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग रुक क्यों नहीं रही। ट्रस्ट मी भाई, ये मतलब सरकार की नाक में दम करके रखा है इन लोगों ने, ठीक है, लिटरली नाक में दम करके रखा है। यूपीएससी पूछ सकती है इसके ऊपर सवाल। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि भाई जो जो टेक्स सेवी ट्रैफिकर्स हैं, कैसे भाई, मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, ये क्रिप्टो में पेमेंट्स लेंगे। तो भाई जब तेरे पास कोई इकोनॉमिक या डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं है, या फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है, तो तू कैसे पकड़ेगा? ये लोग डार्क नेट मार्केट्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने देखा कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स थे, इनके पास से हमको स्टारलिंक के अपैरेटस मिले, है ना। ये स्टारलिंक का अपैरेटस इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट करते हैं कि ड्रग्स के ट्रक कहाँ पे पहुंच गए, है ना। तो ये स्टारलिंक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो म्यांमार का बॉर्डर है ना, म्यांमार के बॉर्डर के आसपास इंडिया में भी स्टारलिंक मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट का लैग है। क्यों? क्योंकि पुअर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है। पॉलिटिकल हर्डल्स भी हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एलिज्ड इंटरफेरेंस इन एंड वीकन्स एनफोर्समेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो भी इस ड्रग ट्रेड से कमाते हैं, इसीलिए एलिज्ड इंटरफेरेंस वीकन्स द एनफोर्समेंट। एलिज्ड ये वर्ड जरूर लिखना भाई, ठीक है। हम किसी के गिरेबान पे उंगली उठाते तो एलिज्ड लिखते हैं, कि पक्का प्रूफ नहीं है, सुना है ऐसा। ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट कैसी है? वीक है। गवर्नेंस कैसी है? वीक है। और भाई गांजे में पैसा ही पैसा है, तो हाई प्रॉफिट मार्जिन है ना। हाई प्रॉफिट मार्जिन है, बट वही होता है ना कि ऐसे 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 प्रोफेशंस में आदमी तभी रुकता है जब उसके एथिक्स स्ट्रांग हो। जैसे मैं हूं, मैं ड्रग ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एथिक्स स्ट्रांग है, कि मुझे पता है कि भाई अगर मैं किसी को नशा बेच के पैसे भी कमाऊंगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि भाई वो एज अ कर्मा मेरे ऊपर ही आएगा, है ना। एज अ कर्मा मेरे ऊपर आएगा। वो मेरे देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि मान लो कि आज मैंने किसी को ड्रग्स बेचे, ठीक है, वो ड्रग्स पी रहा है, और ड्रग्स पीते पीते वो मेरे एरिया में आ गया, और उसने मान लो कि कल मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी या मेरे पापा के ऊपर ही हमला कर दिया, और उनको गोली मार दी, और उनको गोली मार दी, और उनसे पैसे लेके छीन के भाग गया। तो भाई तुम्हें नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूंगा कि भाई ये तो मेरी वजह से ही हुआ, है ना। तो ऐसे करके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो ऐसे करके मतलब मेरे सोसाइटल एथिक्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी कॉन्शियसनेस अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी विल स्टॉप मी फ्रॉम दिस। तो इसलिए कहते हैं कि इसका एक ही तरीका है, वो क्या है? एजुकेशन करो। क्या करो? कम्युनिटी प्राइड को डेवलप करो, और इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आओ। नेशनलिज्म तभी आएगी जब जब कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस उनके लिए वर्क करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुड गवर्नेंस करनी पड़ेगी। अपने आप ही सारे के सारे अपनी तरफ हो जाएंगे। ऐसे करके आपको लिखना है। तो रिकमेंडेशन क्या है? लॉ एनफोर्समेंट को एम्पावर करो, बॉर्डर्स को फोर्टिफाई करो, एड्रेस द रूट कॉज। मैंने कहा ना,
गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट रूट कॉज है। किसी को नहीं चाहिए भाई ड्रग ट्रैफिकिंग या ये सब फालतू की चीजें करने में, जेब में पैसे ही नहीं है। फाइट एडिक्शन, जब हम एडिक्शन को फाइट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, व्हेन वी विल फाइट एडिक्शन देयर विल बी अ फॉल इन डिमांड, और जिस चीज की डिमांड नहीं होती है ना, उसकी सप्लाई भी अपने आप रुक जाती है। ठीक है। टारगेट ड्रग मनी, पहले तो ये पकड़ो कि मतलब ठीक है ड्रग ट्रेड हो रही है, आप नहीं रोक सकते, लेकिन देखो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भारत के अंदर ड्रग ट्रेड हो रही है, आप नहीं रोक सकते क्योंकि छोटे छोटे पुड़िया में वो बेचते हैं, लेकिन भाई ड्रग मनी भारत से जब निकलेगी तो छुट 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 करके थोड़ी निकलेगी, एक जगह पे कंडेंस होगी और टंग करके निकल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ो कि ये कहाँ पे कंडेंस हो रही है, तो ड्रग मनी को पकड़ो, और उसके लिए कौन बैठी है, हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो हमने क्या देखा, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एनसीबी देखा, हमने देखी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हमने देखी, ठीक है, हमको दो मिल गए, बढ़िया, मेरा काम हो गया। ड्रग की बात आएगी तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मेरे को मिल गई, और मुझे पता है नशा मुक्त भारत हो रहा है, और मुझे ये भी पता है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त चला था, ओपी समुद्रगुप्त। अब आप कहोगे ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, मैं कहूंगा भाई इतना भी नहीं होता टॉपर कॉपी में। ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, बाकी कहाँ से लिखना है, करंट अफेयर में। करंट अफेयर में क्या आएगा, रिसेंटली एक्स वाई जेड एबीसीडी सीज्ड 500 600 एक्स वाई जेड केजीज ऑफ ओपीएम इन द स्टेट ऑफ एबीसीडी, ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में लिख देते हो, आपका काम खत्म। अब ये रोहिंग्या इशू देख लेते हैं, उस समय पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार में ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वहां पे एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि लाइक 10 लाख 10-12 लाख के आसपास है, और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये रहती है रैखाइन में। रैखाइन एक प्रोविंस है। क्या हुआ, जब म्यांमार के अंदर जनता गवर्नमेंट आई, जनता मतलब मिलिट्री की जब सरकार आई, उन लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, तो इन लोगों ने इनको मतलब इनका मास एक्सोडस हुआ, मिलिट्री ने इनके बम बम मारे, इनके घर वर तोड़ दिए। तो रोहिंग्यास मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख रोहिंग्यास भाग के बांग्लादेश में आ गए, और कुछ रोहिंग्यास चलते चलते नॉर्थ ईस्ट में घुस गए। कुछ रोहिंग्यास आज के समय पे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर ऐसी जगह पे रह रहे हैं, अंडर अंडर आई वुड से कि विदाउट नोइंग, विदाउट इवन विदाउट स्टेट नोइंग अबाउट देम। ठीक है, छुप के रह रहे हैं, बॉर्डर कूद के आ गए, ट्रेन में बैठे और इधर उधर पूरे स्प्रेड हो गए। ठीक है। तो अब ये जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ है, रिफ्यूजीज का जो अब ये कह रहे हैं इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या है, रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स है, तो क्या लिखोगे, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड एंड अनट्रैकेबल, अनरजिस्टर्ड एंड अनट्रैकेबल रेफ्यूजीज का यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ है, जिनके पास प्रोबेबली फेक आईडीज भी हैं, फेक आईडीज भी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एथनिक टेंशन्स बढ़ेंगी, क्यों, क्योंकि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो कहती है भाई पहले मुसलमान कम थे, अब रोहिंग्या भी आ गए, जब 1971 का हुआ तो मुस्लिम्स आए, अब रोहिंग्या भी आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाइजेशन कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट की, और भारत सरकार उसको रोक नहीं रही। भारत सरकार आश्वासन देती है ऐसा नहीं होने देंगे, इनर लाइन परमिट को लगा के रखेंगे, तो फिर जाके वो थोड़े से शांत होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रिसोर्सेज पहले ही कम थी, और ऊपर से और ज्यादा ये लोग ने डाल दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर स्ट्रेन आएगा, क्योंकि फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हमको दिख जाती है, जम्मू, न्यू दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आप ऐसे नहीं लिखोगे पॉलिटिकल, आप लिखोगे ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। भाई कोई भी आदमी जो सरकार, मतलब कोई भी आदमी जो कि बाहर से आए और वो तारों के नीचे से आए, है ना, ही इज इक्वली अ थ्रेट, बिकॉज वो गरीब है। गरीब आदमी को कहना है कि भाई लगा ले अपने अपनी छाती पे बम और घुस जा किसी बस में, हो गया हमारा काम, है ना। तो इसलिए सरकार भी अब थोड़ा रोहिंग्यास को ट्रैक कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है ना। तो इसीलिए हमारा स्टैंड क्या होगा, हम ये कहेंगे यस, भारत के अंदर हर रेफ्यूजी को जगह मिली है, चाहे वो कहीं से भी आए, बट हमको हमारी ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा विद सिक्योरिटी कंसर्न। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं बाय गिविंग देम यूनिक आईडीज, यूनिक आईडीज, इंश्योरिंग कि ये लोग इनको इकोनॉमिक एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिले, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिले इंडिया के अंदर। लेकिन इसी के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली म्यांमार के साथ एंगेज करना पड़ेगा, और ग्लोबल प्रेशर म्यांमार पे बनाना पड़ेगा, सो दैट दे टेक इन देयर रोहिंग्यास बैक। और अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट करो ताकि कोई भाग भाग के इधर से ना आ जाए। और हमको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस, दिस इज फार फेच्ड, है ना, एआई जनरेटेड है, इट्स ओके। चलिए,
आगे चलते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट देखते हैं। एक समय पे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी इतनी थी कि भाई ऐसा लग रहा था कि गया नॉर्थ ईस्ट अपने हाथ में से। भाई पुलिस वो चलाती है टक 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 टक, वो भाई धुम 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 वाली गोलियां चला रहे हैं, चाइना वाइना से आ रही हैं, AK-47 चला रहे हैं। तो पुलिस भी 2 मिनट के लिए सोच रही है भैया ये क्या हो गया है ना। तो इसलिए क्या हुआ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके आना पड़ा आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की। अब भाई अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है मिलिट्री की तरह, तो हमारी भी आर्मी उतर जाएगी, हमारी भी आर्मी यहाँ पे उतरेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज अ स्पेशल provide special power to armed forces imposed by central government or governor of a state on the state or parts declared as disturbed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया की नोटिफिकेशन आती है, सिर्फ उसी पार्ट में आफ्सपा लग सकता है। और अगर पूरी स्टेट डिस्टर्ब्ड है तो पूरी स्टेट पे लग सकता है। ठीक है, समझ गए ना आप? चलिए, तो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर लेके आ सकती है। इस समय पे नागालैंड, आसाम के कुछ एरियाज, पूरे आसाम नहीं, आसाम के कुछ एरियाज, मणिपुर के कुछ एरियाज, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है आफ्सपा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिलिट्री के पास क्या पावर होगी, वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। इट अलाउज यूज ऑफ फोर्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इवन कॉजिंग डेथ इफ नेसेसरी। मान लीजिए कि कोई आदमी है ना, वो मतलब कुछ मतलब ग्रेव कुछ करने वाला है, तो सर, तो आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको गोली भी मार सकती है, ये कह के कि भाई ये जो कुछ कर रहा है ना, ये कोई दिक्कत हो रही है। और इसमें फिर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में उस आदमी की ट्रायल नहीं होगी। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई ये तो जरूरी था। मान लो भाई वो कोई आदमी आरपीजी लेके घूम रहा है मार्केट में, रॉकेट लॉन्चर वो लेके घूम रहा है सब, तो वो लोग वो उसको शूट कर सकते हैं। सर्च एंड सीजर का ऑपरेशन होगा कि आर्मी चाहे तो किसी भी घर में घुस सकती है, वो व्हीकल्स को सर्च कर सकती है बिना वारंट के, किसी घर को सर्च कर सकती है बिना वारंट के, किसी को भी उठा सकती है बिना वारंट के। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। लीगल इम्यूनिटी होगी किसके पास, आर्म्ड आर्मी ऑफिसर्स के पास, कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं डिक्लेयरिंग इन द डिक्लेयर्ड एरियाज, है ना, इट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशरी ने कहा ना, ये गलत है। वी विल सी कि वहां पे ब्रूटैलिटीज या फिर एक्सेसेस तो नहीं हुई लोगों के साथ। ठीक है, protection is under good faith. Officers offers protection to persons acting in good faith under this act from persecution except with central government sanction. भाई I come from a central, मतलब I come from the defense background. My brothers, है ना, my own friend has served in मणिपुर, है ना, एंड आई कैन टेल यू दिस वेरी, मतलब वैसे बता सकता हूँ कि भाई वो लोग ओवर यूज नहीं करते। कुछ ऐसे होता है ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ऑफिसर्स का नाम इसमें आया था, उनको पटक के मारा है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल सुप्रीम को कहता है हम ही देख लेंगे, है ना। और उनको पहले उन्होंने आर्मी से हटाया, और फिर उसके बाद उनके ऊपर प्राइवेट, मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में भी केस चले, एंड दे हैव बीन इन जेल ऑल्सो, है ना। तो कुछ लोग पागल होते हैं ना, उनको शक्ति मिल जाती है, दिक्कत हो जाती है, बट ऐसे होता है ना कि दे आर ओनली 0.01%। और आर्मी ने खुद ही मतलब वो कोर्स करेक्शन कर लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर ऑन रिपेलिंग आफ्सपा। जैसे सेकंड एआरसी ने क्या कहा, सेकंड एआरसी ने कहा कि ये मतलब अच्छी बात नहीं होती कि आर्मी जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है। तो इसलिए सेकंड एआरसी ने कहा कि आफ्सपा को हटा दो, है ना, आफ्सपा को हटा दो, और यूएपीए, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के नीचे ही आप पावर को ले आओ। और आप जो बाकी बॉडी जैसे सीआरपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, है ना, इन सबको इन सब में ट्रेन कर दो। आर्मी को हटा दो, क्योंकि आर्मी का काम जो है वो बॉर्डर में, बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब वो देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए, है ना। वो आर्मी अपने ही लोगों को मारती अच्छी नहीं लगती। ऐसा यहाँ पे लिखा गया किसने, सेकंड एआरसी ने। और बात ठीक भी है, क्यों, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्यों हटाना चाहिए, ये कॉलोनियल लेगेसी है भाई। वो चलाते थे रॉलेट एक्ट के टाइम पे, याद है ना, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने उड़ा दिया था। तो ये कॉलोनियल लेगेसी है, एक एक आजाद भारत में ये सब नहीं होगा। फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ जो ह्यूमैनिटी जो मतलब ह्यूमन राइट्स होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसके खिलाफ है। इसके बाद सेंटर स्टेट में कन्फ्लिक्ट होती है इसकी वजह से, और मिलिटराइजेशन ऑफ गवर्नेंस होती है विच इज नॉट गुड। हम ये कहते हैं कि मिलिटराइजेशन ऑफ गवर्नेंस से कुछ नहीं मिला, डेवलपमेंटल गवर्नेंस से शायद कुछ मिल जाए। तो आप ऐसे लिखोगे कि वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम मिलिटराइजेशन ऑफ गवर्नेंस टू डेवलपमेंटल गवर्नेंस। ये कहते हैं नहीं, आसपा कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी इससे अच्छी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो और क्या चाहिए। काउंटर इंसर्जेंसी का एक अच्छा टूल है आफ्सपा, क्योंकि आर्मी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होती है ना, आर्मी जो होती है प्रोफेस, मतलब दे आर एक्सपर्ट इन ऑल दिस। इसके बाद भाई नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव भी है। अगर हमारे पास किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का अधिकार नहीं है,
या फिर अधिकार नहीं है। तो मतलब ऐसे कि ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स अगर आपके मतलब मान लो सैक्रोसैंक्ट हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी भी सैक्रोसैंक्ट है ना। देयर इज नो देयर आर, मतलब ऐसे ना कि भाई जेल में रह के फंडामेंटल राइट, या फिर ऐसी ऐसी जगह पे फंडामेंटल राइट का क्या फायदा जो हर तीसरे दिन बम से उड़ रही है। तो इसलिए आप कहोगे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है ना, इट गिव्स इमेंस पावर टू आर्म्ड फोर्सेस। बट हमने देखा कि जो जुडिशरी है उसने एक वॉच डॉग का काम करा है, और उसने हमेशा कॉल आउट करा है ऑन द आर्म फोर्सेस, और उसने क्या किया है, हमेशा कोर्स करेक्शन करा है, ताकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो गुड फेथ में इंप्लीमेंट हो, है ना। ऐसे करके आप लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है। इट सपोर्टेड द आस्पा बट एम्फेसाइज्ड इट्स टेम्पररी नेचर एंड नीड फॉर स्टेट गवर्नमेंट ओपिनियन एंड यूज ऑफ मिनिमम फोर्स। देख रहे हो ना, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट आके ठीक कर लेगी। वे फॉरवर्ड क्या है, एडेरेंस टू ह्यूमन राइट्स, ओपन डायलॉग चैनल, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू डेथ्स, अगर ऐसा कोई हो जाता है ऐसे, मतलब जैसे मतलब मान लो कि अब आपको मतलब ऐसे था कि मतलब आर्म फोर्सेस ने मतलब इंटेरोगेशन करी, तो भाई फौजी आदमी तो फिर करेगा तो अपने हिसाब से ही, है ना। तो कुछ मतलब डेथ्स हो गई थी रिलेटेड टू आफ्सपा। फिर उसके बाद एक्सलरेट डेवलपमेंट एंड एग्जामिन आफ्सपा की एप्लीकेबिलिटी। जैसे मुझे एक केस याद आता है, जैसे मतलब मान लो कि एक गाड़ी थी, ठीक है। अब पुलिस वालों ने इनको हाथ दिया, मतलब एक क्रेडिबल एविडेंस इनपुट था कि गाड़ी से कुछ मिलिटेंट घूम आ रहे हैं। क्या हुआ, आर्मी ने हाथ दिया, इन्होंने गाड़ी तेज कर ली, बूम करके निकल गए, है ना। आर्मी ने पीछे से गोली चलाई, एक भी आदमी नहीं बचा। बाद में खोला तो पता चला कि इट वाज अ फैमिली, है ना, वो कहीं ट्रिप विप पे जा रहे थे। तो उस समय आसपा की काफी बेइज्जती हुई थी, मतलब आर्मी की काफी मतलब वो फजीहत हुई थी। बट आफ्टर दैट आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड। और आज भी मतलब अगर आप देखोगे तो आसपा ना होता तो भाई पुलिस क्या ही कर लेगी, भाई पुलिस वो नॉट 303 वैसी वाली गोलियां चलाती है ना। भाई वो आगे से कार्बाइन चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं। तो आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है कि आफ्सपा की लॉ खराब नहीं होता, है ना। लॉ कभी खराब नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन खराब होती है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई अगर कभी भी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक्सेसेस होती हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो होगा वो एक वॉचडॉग की तरह काम करे, जुडिशरी का एक प्रोएक्टिव रोल रहेगा। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की आप कंसेंट लो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को भी लूप में रखना है जब हम एक डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। इसके बाद आप ये कहोगे कि हम यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम जो होते हैं ना, या फिर आप कह लो कि कम्युनिटी एक्शन प्लान्स हम यहाँ पे लेकर आए, ताकि जो यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब आई वुड से कि जो यहाँ पे आर्मी आर्म्ड फोर्सेस का जो प्रेजेंस है ना, वो एक बिनोवलेंट फोर्स की तरह दिखे, है ना, एक बिनोवलेंट फोर्स की तरह निकले, है ना। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि आप एक पॉलिसी को फॉलो करो, विच इज आयरन हैंड, है ना। आयरन, क्या था, आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लव्स, आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लव। कि मतलब भाई जो आपको बदतमीजी करे, भारत की स्टेट को चैलेंज करे, उसके साथ तो आयरन हैंड है। लेकिन जो लोकल लोग हैं ना, जब वो आपसे हाथ मिलाए तो उनको एक ईज फील हो, ना, उनको वेलवेटी वेलवेटी एहसास हो। मतलब आप जो अच्छे हैं उनके साथ बहुत अच्छे हो, जो खराब है फिर उनके साथ फिर आप भी बदतमीजी करो, पूरी करो, है ना। तो भाई मैंने तो देखा है आसपा को बहुत क्लोजली, है ना। मैंने तो इंसिडेंट्स भी सुने, और मैंने कभी भी ऐसे होता है ना भाई, जब आपके ही बंदे हैं तो वो ओपनली बोलते हैं, और मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि हमने कोई एक्सेस करी, है ना। तो मैंने जब भी देखा है वो यही कहते हैं कि भाई हमारा बगल वाला ही, मतलब क्या कहते हैं, आसामी होगा या नागालैंड से होगा, है ना। तो नागालैंड और आसामी वाले ही आसपा में उनके वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने लोगों को क्यों मारेंगे, है ना। तो ऐसे करके, जैसे आसाम राइफल है, उसके पास आसपा के नीचे पावर होगी, भाई वो तो है ही आसामी ना, तो वो अपने एरिया में ऐसे उल्टी सीधी हरकतें थोड़ी करेंगे। तो ऐसे करके आपको लिखना है ना, आपको यही लिखना है कि आप डिस्क्रिशन पे नहीं, मतलब जैसे बेवकूफ एस्पिरेंट होता है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं आफ्सपा तो बढ़िया है। आपको ये लिखना है कि हमारे पास क्लियर मैकेनिज्म्स होने चाहिए एक्सेसेस को चेक करने के लिए, हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए, सिविक एंगेजमेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं ना, उनको 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 आई वुड से कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आफ्सपा को कैसे यूज करना है, समथिंग लाइक दिस। तो आप कहोगे कि आफ्सपा जो है वो नीड ऑफ द आर है, सीइंग द ग्रोइंग नार्को टेररिज्म इन द रीजन। बट इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक बिनोवलेंट पावर की तरह एग्जिस्ट करें।
एंड में क्या लिखा है? वाइल आफ्सपा हैज इट्स सपोर्टर्स citing security reasons, it faces criticism of human rights violation and ineffectiveness. The debate continues, highlighting the need for balanced security measures respecting human rights. है ना? तो आपको क्या कहना है? नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को आपको बैलेंस करना है। बस खत्म। एंड व्हेन वी विल मीट अगेन वी आर गोइंग टू सी जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी।